तो आज हम शॉक थेरेपी के बारे में जानेंगे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द्विध्रुवता के अंत, इस चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉक थेरेपी के बारे में। देखिए, स्क्रीन पे आपको छोटी सी डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। शॉक थेरेपी मीन्स ट्रीटिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग शॉक, यानी शॉक देकर किसी चीज़ का इलाज करना, डेट इज़ नोन एज शॉक थेरेपी। तो मैं आपको यूएसएसआर से रिलेटेड कि किस प्रकार यूएसएसआर के अंदर जो लास्ट प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, वो कुछ पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। बेसिकली जो पॉलिसीज़ होती है वो उपचार करने के लिए होती है, ट्रीट करने के लिए होती है, यानी जो वहाँ की इकोनॉमी या वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, वो पूरी नहीं कर पा रही थी यूएसएसआर गवर्नमेंट। तो मिखाइल गोर्बाचेव कुछ पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली नोन एज शॉक थेरेपी। उसको सामने से शॉक थेरेपी नहीं बोला गया, वो करने तो भला चले थे, पर उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। थोड़ा सा चीज़ें अप डाउन ज़्यादा हो गई और एट द एंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। दैट इज़ नोन एज शॉक थेरेपी। अल्टीमेटली बात क्या है, गोर्बाचेव करना तो सुधार चाहते थे, पर जिस तरीके से प्लानिंग करी गई, जिस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाया गया, वो चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर पाई। ये दो पॉलिसीज़ लेकर आए मिखाइल गोर्बाचेव लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, पर ना तो लोगों का वेलफेयर हुआ, ना लोगों की डिमांड पूरी हो पाई, और उन्हें एक शॉक लगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज शॉक थेरेपी। की ट्रीट तो कर रहे हो, पर पहले आपने क्या दिया, झटका दिया, शॉक दिया, इसीलिए इसे शॉक थेरेपी बोला जाता है। तो लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर वाज नोन एज मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि आप सभी को पता है कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव को एक बात समझ में आई कि लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम है, कि जो सारी की सारी इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट या स्टेट इंटरवेंशन के हिसाब से चल रही है। लोग बाहर सामान खरीद और बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसीज लेकर आए, जिन्हें बोला जाता है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। आपके सामने दो पॉलिसीज के नाम आ रहे हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। ये पॉलिसीज के नाम है। आगे इनका मतलब लिखा है कि पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। तो एक एक करके पॉलिसी जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि यूएसएसआर की इकोनॉमी में चल क्या रहा था। सारी की सारी चीज़ें जो यूएसएसआर में हुआ करती थी इकोनॉमी से रिलेटेड, वो स्टेट इंटरवेंशन के अंदर आती थी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितने में बिकेगा, यानी ए टू जेड जो भी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट या स्टेट इंटरवेंशन के अंदर चलती थी। ना तो बाहर से कुछ खरीदा जाता था, ना ही बाहर कुछ बेचा जाता था। सारी चीज़ें देश के अंदर ही बना करती थी, देश में ही बिका करती थी। पेन टू लेकर एयरप्लेन, अ पेन टू एयरप्लेन, एक हवाई जहाज, एक सुई से लेकर हवाई जहाज, ये सारी चीज़ें देश के अंदर यानी यूएसएसआर के अंदर बनाई जा रही थी। तो लोग बड़े निराश थे कि यार सारी चीज़ें देश के अंदर ही बन रही है, हम बाहर व्यापार करना चाहते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई उस समय डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट स्कीम में काम करता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अंदर आता है, तो वो चाहता है शाम को जॉब के बाद अपना एक क्लिनिक हो। कोई टीचर है, सरकारी टीचर है, वो चाहता है एक कोचिंग सेंटर हो, या प्राइवेटली वो ट्यूशन्स भी पढ़ाए, डिपेंड करता है। तो ना तो लोगों के पास चॉइस ऑफ वर्क थी, ना लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस हुआ करते थे। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर कर मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसी लेकर आते हैं, पेरेस्ट्रोइका, विच मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी। उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करा, पुरानी चीज़, पुरानी व्यवस्था को नष्ट करके, यानी सोशलिज्म, कम्युनिज्म चीज़ जो चल रही थी, सरकारी इंटरवेंशन चल रहा था, स्टेट इंटरवेंशन था, उसको एंड कर कर वो एक नया तरीका लेकर आए कि अब चीज़ें प्राइवेट ओनरशिप के अंदर आ जाएगी। आपका जो मन करे उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो यही डिमांड थी कि भाई हम प्राइवेट ओनरशिप चाहते हैं। तो उनकी पहली पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि आप अब अपने हिसाब से चीज़ें बनाइए, अपने हिसाब से बेचिए, अपने हिसाब से प्राइस सेट कीजिए और अपनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ों को बनाइए। द सेकंड पॉलिसी वाज नोन एज ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। जैसा कि मैंने बताया कि पिन टू प्लेन, यानी पिन से लेकर हवाई जहाज तक जितनी भी चीज़ें हैं, कूलर है, एसी है, मोटरसाइकिल्स हैं, टेलीविजन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, वॉचेज़ हैं, शूज़ हैं, कपड़े, एक्स वाई जेड, सारी चीज़ें यूएसएसआर के अंदर खुद बनाई जा रही है। पर यहाँ पर वो नई पॉलिसी लेकर आए विच इज़ नोन एज ग्लासनोस्ट। अब उन्होंने अपनी इकोनॉमी के जो डोर्स हैं वो ओपन कर दिए। आप बाहर सामान आप बेचे भी और बाहर से सामान खरीदे भी। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने सडन कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, मानो
पहले किसी सेक्टर ए को प्राइवेटाइज करते, फिर सेक्टर बी को प्राइवेटाइज करते, फिर सेक्टर सी को प्राइवेटाइज करते, धीरे धीरे करके इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं जिनको एकदम उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, तो लोगों को वो शौक लगा। यार आप एक बात समझिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, मैं एक सरकारी टीचर हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं प्राइवेट कोचिंग चलाऊं। यार प्राइवेट कोचिंग चलाने के लिए एक फंडिंग लगती है और इन्वेस्टमेंट लगता है। अब मेरी नौकरी एकदम चली गई क्योंकि प्राइवेटाइज हो गई चीज़ें। कहाँ से तो मैं एकदम अपना घर चलाऊंगा, घर भी देखना है, सर्वाइव भी करना है, नई कोचिंग कैसे खोलूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सडनली हुई। तो पेरेस्ट्रोइका की या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी की बुराई क्यों करी गई या शौक क्यों लगा कि एकदम से लोगों को जो मिल रहा था, रोटी कपड़ा मकान सैलरी सरकारी नौकरी, वो सारी चीज़ें चली गई। अब लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी खुद अवेलेबल करना है और वो प्राइवेटाइज सेक्टर के अंदर सर्वाइव भी उन्हें खुद करना है। डेट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए उन्हें वो शौक के तौर पर दिखा। ग्लासनोस्ट ओपननेस, खुलापन। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सरकार या स्टेट इंटरवेंशन मामलों के अंदर थोड़ी सी जो गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आते हैं वो थोड़े कम अच्छे क्वालिटी के होते हैं, अगर हम कंपेयर करना चाहें प्राइवेट ओनरशिप वाली क्वालिटीज वाली चीज़ों के तहत। तो ओपननेस कर दिया, अब आपको बाहर सामान बेचना है और बाहर से सामान खरीदना है। बेचने के लिए सामान नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करती थी, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से बिका करती थी। बाहर से सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इन चीज़ों के चलते हुए लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा। दैट इज वाई ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट इज नोन एज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी मीन्स treating someone या treating the economy that time in USSR after administrating the shock, that is known as shock therapy, in which Mikhail Gorbachev introduced two policies. One is perestroika, which means reconstruction, and another one is glasnost, which means openness. चलिए आगे मैं आपको फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी पढ़ाता हूँ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स एसेट। सरकार के पास जितनी भी संपत्ति थी, कोई पार्क है, सिनेमा है और स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, XYZ जितने भी सरकारी उद्योग हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया। उनकी बोली लगाई गई, नीलामी करी गई, बेचा गया उन्हें। डेट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट। राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया। जितनी भी उस समय गवर्नमेंट की एसेट थी, सबको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेचना शुरू कर दिया। ओपन या फ्री मार्केट, एक मुक्त बाजार व्यवस्था वहां पर आई कि आप लोग अपने सामान लेकर आइए, अपने फाइनल गुड्स लेकर आइए, बेचिए। जिसके सामान में और प्राइस में दम होगा उसका सामान बिकेगा। तो आप प्राइवेटाइजेशन की डिमांड कर रहे थे USSR में रहने वाले 15 देशों के निवासी, तो उनको ओपन मार्केट या फ्री मार्केट दे दी गई कि कीजिए, कंपटीशन करिए जो आपने करना है। कनेक्शन विद वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखिए, आपने ओपननेस यानी बाहर की इकोनॉमी के साथ जुड़ने की बात करी थी। जुड़िए बाहर की इकोनॉमी के साथ, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, खरीदिए बेचिए जिस तरीके से आप चाहते हैं। क्योंकि आपको था ना कि वेस्ट की कंट्रीज के अंदर यानी USSR के लोगों को ये था कि वेस्ट की कंट्रीज के अंदर जो सामान है वो हाई क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, बेचिए। बेचने के लिए सामान नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दो प्रॉब्लम हमारे सामने आई। एक्सचेंज ऑफ करेंसी। अब इसके अंदर हमने ओपन ट्रेड शुरू कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी होता है। अब तो म्यूचुअल चीज़ें चल जाती हैं, पहले डॉलर के बदले यूरो, रूबल, इस तरीके से करेंसीज एक्सचेंज होती थी सामान खरीदने बेचने के लिए। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, ओपन और फ्री मार्केट, कनेक्शन विद वेस्टर्न कंट्री, एक्सचेंज ऑफ करेंसी। कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहला हुआ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता। शॉक थेरेपी के कारण जब चीज़ें बेची गई, प्राइवेटाइज करी गई, तो जिस पे भी थोड़ी बहुत सेविंग थी, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, उन्होंने कुछ उद्योग यानी इंडस्ट्रीज बाय कर ली, तो वो आगे बढ़ते चले गए। पर अगर उस समय किसी व्यक्ति विशेष के पास इंडस्ट्रीज खरीदने के लिए उतना भी बजट नहीं था, तो वो गरीब होते चले गए। यानी अमीर जो उस समय थोड़ा बहुत भी अमीर था वो और अमीर हो गया, और उस समय जो गरीब था वो गरीबी की खाई में खिसता चला गया। गराज सेल। गैराज सेल 2 नंबर में भी कई बार पूछ लेता है कि गैराज सेल क्या होता है। गैराज सेल मीन्स 1990s में आफ्टर द शॉक थेरेपी, बेसिकली जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, 1985 लास्ट उनका टेन्योर रहा एज प्रेसिडेंट, और उसी ड्यूरेशन में उन्होंने शॉक थेरेपी यानी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट इंट्रोड्यूस करी थी। तो उसी ड्यूरेशन में गैराज सेल हुई थी। गैराज सेल क्या है? जिसके अंदर जो सरकारी उद्योग थे, गवर्नमेंट की एसेट थी, उन्हें बहुत ही उल्टे सीधे रेट में, उल्टे सीधे दामों में बेचा गया। डेट इज नोन एज गैराज सेल। जब सरकार की संपत्ति को या सरकारी उद्योगों को USSR के अंदर उल्टे सीधे या औने पौने दामों में बेचा गया, डेट इवेंट पर्टिकुलरली इज नोन एज गैराज सेल। इसी घटना को गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
डिक्लाइन इन रूबल, देखिए जिस देश की इकोनॉमी जितनी अच्छी, जितनी पावरफुल, जितनी स्टेबल, उतने ज़्यादा उसको उसकी जो करेंसी है वो पावरफुल होगी। तो यूएसएसआर की करेंसी हुआ करती थी रूबल, अब इकोनॉमी गिर गई, टूट गई, इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो गई, तो रूबल की वैल्यू के अंदर टाइम टू टाइम डिक्लाइन आने लगा, वो वैल्यू खत्म हो गई। जैसे आप सभी जानते हैं जब आज़ाद हुए थे हम 1947 में, तो $1 ₹1 का आ जाता था और अब 80 प्लस चल रहा है। दैट इज़ द सिनेरियो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी यूएसएसआर के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। फूड क्राइसिस, देखिए यूएसएसआर के अंदर सोशलिज्म के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो गवर्नमेंट लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे रही है। अब गवर्नमेंट ने राम राम कर ली कि हम किसी भी प्रकार से अब वो सारी चीज़ें नहीं लेकर चलने वाले। तो रोटी मिलनी बंद हो गई, फूड मिलना बंद हो गया। उस समय सारी व्यवस्था गवर्नमेंट देख रही थी, फूड क्राइसिस हो गया। उतना ये लोग अनाज नहीं उगा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, तो फूड क्राइसिस हमें एक एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी देखने को मिलता है। हार्म टू रशियन इकोनॉमी, यहाँ पर रशियन इकोनॉमी क्यों लिखा है? रशियन इकोनॉमी से लिखा है आफ्टर 1989 या बेसिकली 1991 तक आते आते, और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर की सारी जिम्मेदारी वो रशिया पे चली गई। इसका इम्पैक्ट रशिया की इकोनॉमी पर बहुत पड़ा। रशिया में बहुत इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिली। रशिया के जो उद्योग यानी इंडस्ट्रीज जो सेल करी गई वो बहुत उल्टे सीधे रेटों में सेल करी गई। तो रशियन इकोनॉमी फ्यूचर के लिए कुछ सालों के लिए खराब हो गई। लास्ट, नो सोशल वेलफेयर, सोशलिज्म खत्म। सोशलिज्म की जगह आप प्राइवेटाइजेशन यानी कैपिटलिज्म नाम की इकोनॉमी को ऑल ऑफ सडन लेकर आए पेरिस्ट्रोइका के अंदर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी के अंदर। तो वहीं पर जो सोशल वेलफेयर की वहाँ पर एक स्थिति, जन कल्याण की एक कंडीशन चल रही थी, रोटी कपड़ा मकान रोजगार दवाई स्वास्थ्य ना, ये सारी जो व्यवस्था थी वो सरकार के द्वारा करी जा रही थी आप लोगों के लिए। पर आफ्टर द शॉक थेरेपी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, लोगों को रोटी कपड़ा मकान से वंचित कर दिया गया। अब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद कमाइए खुद खाइए। तो डेट इज नोन एज शॉक थेरेपी। 6 नंबर में आएगा तो ऐसे ही आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉक थेरेपी? राइट अबाउट इट्स सम फीचर्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। तो आप ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा।